नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो शहर के कब्रिस्तान में एक गुमनाम कब्र मौजूद है। ये कब्र एक औरत की है और इस कब्र का गहरा रहस्य है। आप जानते हैं कि जब किसी इंसान को दफनाया जाता है तो उसकी कब्र के पास एक पत्थर लगाया जाता है जिसमें दफनाए गए इंसान का नाम, जन्म की तारीख और मरने की तारीख लिखी होती है। लेकिन इस कब्र के पास ऐसा कोई भी पत्थर मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी को ये मालूम ही नहीं कि इस औरत का नाम आखिर था क्या। और सिर्फ इस औरत का नाम ही नहीं, बल्कि इस औरत के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद ही नहीं है। ये औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे आई थी और क्यों आई थी, तथा इसके साथ आखिर हुआ क्या था। ये सारे सवाल और इन सवालों के अलावा और भी तमाम सवाल इस केस में अभी तक बने हुए हैं। इन सवालों के अलावा इस केस में कई उलझाने वाले सुराग भी हैं जो इस केस को और ज़्यादा दिलचस्प बना देते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि इस औरत के कुछ जानने वाले लोग जरूर रहे होंगे, इसके परिवार के लोग या फिर इसके दोस्त। लेकिन इस औरत के मरने के आज लगभग 25 साल बीत जाने के बाद भी कोई ऐसा इंसान सामने नहीं आया है, या फिर यूँ कहें कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढा नहीं जा सका है जो इस औरत को पहचानता रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको कई तरफ से उलझी हुई जेनिफर फेयरगेट की कहानी। तो जब से हमारी कहानी शुरू होती है वो तारीख थी 21 मई और साल था 1995। ओस्लो शहर में एक नामी गिरामी 5 स्टार होटल बना हुआ था जिसका नाम ओस्लो प्लाजा होटल था। अच्छे खासे लोग इस होटल में रुका करते थे, जैसे बड़े बिजनेसमैन, राजा रानियाँ, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, खिलाड़ी और टॉप क्लास के पॉलिटिशियन। तो 31 मई की रात को लगभग 10:30 बजे एक औरत इस होटल में आती है और एक कमरा किराए पर लेती है। जो कमरा इस औरत को दिया गया था उसका नंबर 2805 था। इस औरत ने अपना नाम जेनिफर फेयरगेट दर्ज कराया था और 2 दिनों के लिए कमरा किराए पर लिया था। 31 मई की रात से लेकर 2 जून की शाम तक 1845 क्रोनर यानी नॉर्वे में चलने वाली करेंसी एक रात का किराया था। आज के समय के हिसाब से देखें तो लगभग 350 अमेरिकन डॉलर। होटल की तरफ से जेनिफर को दरवाज़ा खोलने के लिए की कार्ड दिया गया था और इस होटल के जो की कार्ड थे वो दरवाजे में लगाए जाने का समय रिकॉर्ड कर लिया करते थे। जब इन कार्ड को दरवाज़ा खोलने के लिए लगाया जाता तो लगाए जाने का समय होटल में रजिस्टर हो जाता था। दरवाज़ा खोलने का ही समय कार्ड रजिस्टर करते थे, बाहर निकलने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। अब जो औरत थी जेनिफर फेयरगेट, इसके बाल काले रंग के थे और छोटे थे, नीली आंखें थी और इसने जैकेट और स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में ऊंची एड़ी के जूते थे। 5 फीट 3 इंच लंबाई थी और 60-65 किलो के लगभग वजन था। इसके पास एक ट्रॉली बैग था, एक पर्स था और एक ब्रीफकेस था। रात के 10:44 पर जेनिफर अपने कमरे 2805 में पहुंच जाती है। फिर इसके अगले दिन यानी 1 जून की सुबह के लगभग 8:30 बजे जेनिफर अपने कमरे से निकलती है। निकलने के बाद ये नाश्ता करती है और उसके बाद ये कहीं चली जाती है। फिर अगले दिन तक ये वापस नहीं आती है। इसी 1 जून की ही दोपहर के लगभग 1 बजे होटल की एक सफाई करने वाली महिला जिसका नाम विग्दिस वालो था, वो इस 2805 नंबर कमरे की सफाई करने के लिए जाती है। विग्दिस वालो के साथ 19 साल की एक ट्रेनी यानी काम सीखने वाली लड़की भी गई थी। इन दोनों ने देखा कि 2805 नंबर कमरा पूरी तरह से खाली है और लगभग व्यवस्थित है। ज़्यादा काम था नहीं, थोड़ा बहुत ही काम इस कमरे में था जिसे 3-4 मिनट में ही इन दोनों ने निपटा दिया और उसके बाद ये इस कमरे से चली गई। फिर इसके अगले दिन यानी 2 जून की सुबह के लगभग 9 बजे जेनिफर वापस आती है और अपने कमरे में जाने से पहले रिसेप्शन पर जाती है और अपने स्टे को 2 तारीख से बढ़ाकर 4 तारीख तक के लिए कर देती है। स्टे बढ़ाए जाने पर इसे होटल की तरफ से बदलकर दूसरा की कार्ड दिया गया था। फिर जब जेनिफर रिसेप्शन से अपने 2805 नंबर कमरे के नज़दीक पहुंचती है तो उस समय लॉबी में होटल का एक कर्मचारी मौजूद था। होटल के कर्मचारी ने देखा कि जेनिफर ने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटकाया। उसके बाद वो कमरे के अंदर गई और अंदर जाकर उसने दरवाजे को लॉक कर लिया। फिर जेनिफर ने इसी 2 जून की शाम को 8 बजे होटल में फ़ोन करके खाना मंगवाया। 8:30 बजे के लगभग खाना इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। क्रिस्टेन एंडरसन नाम की औरत खाना लेकर गई थी और क्रिस्टेन ने देखा कि कमरा बिल्कुल साफ था और व्यवस्थित था। बिस्तर भी बिल्कुल बना हुआ था। जेनिफर ने क्रिस्टेन को 50 क्रोनर टिप में भी दिए थे। फिर इसके बाद इस कमरे में कोई नहीं गया।
फिर इसके अगले दिन यानी 3 जून की दोपहर को जब सफाई करने वाली महिला इस 2805 नंबर कमरे की सफाई करने आई तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका हुआ है। तो ये वापस चली गई और वापस जाकर इसने रिसेप्शन पर बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर इसी 3 जून की शाम के लगभग 7 बजे होटल के रिसेप्शन पर एक कर्मचारी मौजूद था और इस कर्मचारी को जाने किस वजह से इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2805 नंबर कमरे के स्टे को 2 तारीख से बढ़ाकर 4 तारीख तक के लिए कर दिया गया है। तो इसे जानकारी थी नहीं और इसने देखा कि इस कमरे को तो 2 जून को ही खाली करना था, लेकिन अभी तक इस कमरे को खाली नहीं किया गया है। ऊपर से एक महंगा कमरा था और ना ही कोई एडवांस दिया गया था, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड दिया गया था। तो ये जो स्टाफ रिसेप्शन पर मौजूद था, इसने होटल के एक सिक्योरिटी गार्ड को इस कमरे में भेज दिया कि आप जाकर देखिए कि आखिर बात क्या है। जब गार्ड कमरे के पास पहुंचा तो इसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है और डू नॉट डिस्टर्ब का साइन अभी भी लटका हुआ है। तो गार्ड ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये दोबारा दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था कि तभी अचानक गोली चलने की तेज़ आवाज़ कमरे के अंदर से आती है। तो गार्ड फौरन दीवार से चिपक गया और कुछ देर ऐसे ही वो खड़ा चारों तरफ देखता रहा। जब कुछ देर तक कुछ सुनाई नहीं दिया तो ये भागकर नीचे गया और फिर होटल के सिक्योरिटी चीफ को बुलाकर लाया। गार्ड के यहाँ से जाने और सिक्योरिटी चीफ के साथ वापस आने में 15 मिनट का समय लगा था। इन 15 मिनटों के दौरान इस कमरे के आसपास कोई मौजूद नहीं था। तो जब सिक्योरिटी चीफ यहाँ पर आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से डबल लॉक था और दरवाजे के अंदर से डबल लॉक होने की दशा में सिर्फ सिक्योरिटी के लोग ही अंदर जा सकते थे। तो चीफ ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो फिर ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। चीफ ने देखा कि जेनिफर की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है। इसके पैर बिस्तर से नीचे लटक रहे थे और इसके माथे में गोली मारी गई थी। चीफ को कुछ जलने या धुएं जैसी बड़ी तेज़ गंध आई और इसने दरवाजे को वापस बंद कर लिया। इसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है। जब पुलिस आई तो पुलिस को पहली नज़र में मामला सुसाइड का लगा, क्योंकि कमरा अंदर से डबल लॉक था। किसी तरह के स्ट्रगल का भी कोई निशान इस कमरे में नहीं था। फिर पुलिस ने कमरे को देखना शुरू किया। कमरे में किसी और इंसान की मौजूदगी का कोई सबूत भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ये औरत अकेले ही इस कमरे में रह रही थी। फिर जब पुलिस ने इस कमरे का की कार्ड डाटा चेक किया तो उनको पता चला कि ये औरत कुछ ही बार इस कमरे से बाहर निकली थी और की कार्ड डाटा के द्वारा उनको पता चला कि इस औरत की मौत से पहले कोई इस कमरे में गया नहीं था, ना ही इसकी मौत के बाद कोई इस कमरे से बाहर निकला था, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से डबल लॉक था। तो पुलिस को 99.9% ये यकीन हो गया कि एक सुसाइड का मामला है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस कमरे में पहुंची तो उनको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि इस औरत के पास ना तो कोई आईडी है, ना पासपोर्ट, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा इस औरत के पास ना तो किसी घर या कार की कोई चाबियाँ थी और यहाँ तक कि टूथब्रश, हेयर ब्रश और कॉस्मेटिक का भी कोई सामान इस औरत के पास नहीं था। जो ट्रॉली बैग ये औरत लेकर आई थी वो इस कमरे से गायब हो चुका था और इसके एक जोड़ी जूते भी गायब थे। ऐसा लग रहा था कि इसने या तो कपड़े प्रेस किए थे या फिर ये कपड़ों को प्रेस करना चाह रही थी, क्योंकि दीवार के पास प्रेस करने वाला बोर्ड खड़ा था और प्रेस इसकी जैकेट के पास सीधा खड़ा किया हुआ रखा था। खैर, अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि अगर इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था तो फिर ये नॉर्वे में आई कैसे और होटल वालों ने इसे रूम आखिर दे कैसे दिया, क्योंकि ये एक 5 स्टार होटल था और सिक्योरिटी के मामले में ये होटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसके अलावा ना तो इस औरत की तरफ से होटल में कोई एडवांस जमा किया गया था और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड दिया गया था। फिर जांचकर्ताओं ने इसके कपड़े देखे। अब कपड़ों में जो अजीब बात थी वो ये थी कि इसके पास जितने भी कपड़े थे वो सब के सब ऊपरी शरीर के ही कपड़े थे। स्वेटर था, कई तरह के कोट थे, कई तरह की जैकेट थी, लेकिन निचले शरीर का कोई भी कपड़ा इस औरत के पास नहीं था। इसके अलावा इन सारे कपड़ों के टैग निकाले जा चुके थे। सारे कपड़े थे तो ब्रांडेड, लेकिन किसी भी कपड़े पर किसी ब्रांड का कोई टैग नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी देखा कि इस औरत ने मरने से पहले शावर लिया था और इसने बाहर जाने लायक कपड़े पहन रखे थे। फॉरेंसिक टीम ने इस कमरे से फिंगरप्रिंट भी लिए थे और इस कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट मौजूद थे वो सब के सब इस औरत के ही फिंगरप्रिंट थे। इस कमरे में किसी और इंसान का एक भी फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं था। इन चीज़ों के अलावा एक और अजीब बात ये थी
कि जिस गन से इस औरत की जान गई थी उसका भी सीरियल नंबर एसिड के द्वारा मिटाया गया था। जो ब्रीफकेस से औरत लेकर आई थी उसमें 25 जिंदा कारतूस अभी भी मौजूद थे। 7 गोलियां गन में थी। इस औरत ने उंगली पर एक सोने की रिंग पहन रखी थी और इसकी कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी। कमरे में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां चली थी। एक गोली पहले तकिए पर दागी गई थी, जो तकिया जेनिफर के सर के नीचे रखा हुआ था। फिर तकिए को पलटा गया था। उसके बाद दूसरी गोली चलाई गई थी। तो अब पुलिस को ये लग तो रहा था कि सुसाइड का मामला है, लेकिन फिर भी पुलिस को इस औरत की पहचान तो पता ही करनी थी। और इस औरत की पहचान को पता करने के लिए जो सबसे बड़ा सुराग पुलिस के पास था वो था इस औरत के द्वारा होटल में दर्ज कराया गया नाम और पता। जब पुलिस ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखा तो पुलिस को पता चला कि इस औरत ने अपना सरनेम 2 जगह पर गलत भरा हुआ था। इसने फेयर गेट के बजाय फरगेट लिख दिया था। अब ये अजीब बात थी, क्योंकि कोई इंसान भला अपना ही सरनेम 2 जगह पर गलत कैसे लिख सकता है। और ऐसा भी नहीं था कि औरत कोई कम पढ़ी लिखी औरत थी। खैर, रजिस्ट्रेशन स्लिप पर जो पता इस औरत ने लिखाया था वो बेल्जियम के एक छोटे से गांव का था जिसका नाम बर्लिन था। तो नॉर्वे की पुलिस ने बेल्जियम के पुलिस को फ़ोन करके कहा कि आप इसके परिवार वालों को इसकी खबर दे दीजिए। लेकिन नॉर्वे की पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि जो नाम और पता इस औरत ने दर्ज कराया था वो दोनों झूठे थे। न तो वर्लेन का वो पता ही सही था और न ही वर्लेन में जेनिफर फेयरगेट नाम की कोई औरत रहती थी। लेकिन अभी भी पुलिस सुसाइड वाली थ्योरी पर ही चलती रही। पुलिस का मानना था कि औरत हो सकता है डिप्रेस्ड रही हो और यहाँ पर यह गुमनामी में मरने के लिए आई हो सकता है कि ना चाहती रही हो कि इसके मरने के बाद इसकी पहचान का पता चले। तो पुलिस के मुताबिक इसने अपने आखिरी दिन बिताने के लिए एक अच्छी सी जगह चुनी। फिर 3 दिनों तक वो उस चीज़ की तैयारी करती रही जो करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। आखिरी दिन उसने सावर लिया, खुद को तैयार किया, जैसा कि आम तौर पर सुसाइड करने वाले लोग करते हैं। फिर हो सकता है कि ये गन लेकर बैठी रही हो और सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही दरवाजे पर नॉक किया इसने गोली चला दी। तो पुलिस की ये थ्योरी थी सुसाइड वाली, लेकिन पुलिस को इसकी पहचान पता करने के लिए जांच को आगे जारी रखना था। पुलिस को अपनी जांच के दौरान पता चला था कि इस कमरे को एक इंसान के लिए नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए बुक किया गया था। होटल आने से 2 दिन पहले जेनिफर ने होटल में फ़ोन करके एक कमरा बुक किया था और बताया था कि वो किसी लुइस फेयरगेट के साथ आने वाली है। जो होटल का रजिस्ट्रेशन स्लिप था उस पर भी जेनिफर और लुइस फेयरगेट लिखा हुआ था। जब जेनिफर इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को भर रही थी तो होटल के एक स्टाफ ने जेनिफर के पास एक 40-50 साल उम्र वाले इंसान को खड़े हुए देखा था। जब जांचकर्ताओं ने जेनिफर के कमरे की जांच करी थी तो कमरे से उन्हें मेंस कॉलोन की एक बोतल भी मिली थी, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे और न ही कोई ऐसा सबूत मिला था जो ये बताता कि उस कमरे में जेनिफर के अलावा और कोई भी इंसान रह रहा था। ये जो लुइस फेयरगेट था इसे रिसेप्शन पर देखे जाने के बाद दोबारा कभी नहीं देखा गया। ये जेनिफर के साथ कमरे में गया, नहीं गया, कहाँ गया, इसका कभी कोई पता नहीं चल पाया। ना ही कभी ये पता चल पाया कि ये लुइस फेयरगेट कौन था। अब इस केस की एक और अजीब बात यह है कि होटल में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जाने किस वजह से पुलिस ने एक भी सिक्योरिटी कैमरे को चेक नहीं किया था। जेनिफर के कमरे में पॉलीथीन के अंदर एक मैगजीन मिली थी जिसके ऊपर 2816 कमरे का नंबर लिखा हुआ था, लेकिन इस 2816 नंबर कमरे में कौन रह रहा था इसका कभी पता नहीं चल पाया। जबकि इस फ्लोर के जो दूसरे भरे हुए कमरे थे उनकी जानकारी मौजूद है कि उन कमरों में कौन कौन रह रहा था, बस इसी 2816 नंबर कमरे की जानकारी मौजूद नहीं है। तो जेनिफर के कमरा नंबर 2805 के ठीक सामने 2804 नंबर का कमरा पड़ता था और इस कमरे में कोई मिस्टर एफ ठहरा हुआ था जो कि बेल्जियम का ही निवासी था। ये जो मिस्टर एफ था इसने 3 तारीख की सुबह को ही कमरा खाली कर दिया था, यानी जेनिफर की मौत से लगभग आधा दिन पहले। लेकिन इसने एक अजीब बात बताई। जब ये सुबह चेकआउट कर रहा था तो होटल के एक स्टाफ ने इससे पूछा कि एक औरत की लाश मिली है, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि होटल के स्टाफ ने इससे सुबह ही पूछ लिया था, जबकि जेनिफर की मौत शाम को हुई थी। तो जब रिपोर्टर्स ने मिस्टर एफ से पूछा कि होटल वालों ने आपसे मौत होने के पहले ही उसके बारे में कैसे पूछ लिया, तो इसने रिपोर्टर्स को बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने मुझसे पूछा था। इसके बाद इस मिस्टर एफ की पहचान भी गायब हो गई। अब ऑटोप्सी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला
कि इस औरत की उम्र 30 साल के लगभग थी, जबकि इसने रजिस्ट्रेशन स्लिप पर अपनी उम्र 21 साल बताई थी। इस औरत के दांतों पर पोर्सिलेन और सोने का काम किया गया था, जिसका मतलब था कि ये औरत किसी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन ऑटोप्सी में भी कुछ अजीब बातें थी। ऑटोप्सी करने वाले ने ये तो बताया कि इस औरत की मौत 3 तारीख की शाम को हुई थी, लेकिन जो खाना इसने 2 तारीख की शाम को मंगाया था वो अभी भी इसके पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि इसने मरने से कुछ समय पहले ही खाना खाया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसने खाना मंगाने के लगभग 24 घंटे बाद इस खाने को खाया था। और दूसरी बात ये पता चली थी कि मरने वाली औरत के हाथों पर ना तो गन पाउडर का कोई निशान था और ना ही खून का एक भी धब्बा मौजूद था, जबकि सुसाइड के लगभग हर केस में मरने वाले इंसान के हाथों पर गन पाउडर के निशान और खून के धब्बे मिलते हैं। खैर, पुलिस ने इसके स्केच को अखबारों और मैगजीन में छपवा रखा था कि शायद कोई इसे पहचान सके, और 1 साल तक इसकी लाश को दफन नहीं किया गया कि शायद कोई आकर इसकी शिनाख्त करते। फिर 1 साल के बाद इसे दफना दिया गया। मात्र 4 पुलिस वाले ही फ्यूनरल में मौजूद थे, जिन्होंने खुद ताबूत को उठाकर कब्र तक पहुंचाया था। इस केस को सुसाइड केस के रूप में बंद कर दिया गया। फिर इसके कुछ सालों बाद ये केस कुछ रिपोर्टर्स की नज़र में आया और उनको लगा कि इस केस में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ियाँ है। कुछ सवाल थे, जैसे कि अगर इस औरत को सुसाइड ही करना था तो ये अपने साथ 25 गोलियाँ ब्रीफकेस में लेकर क्यों आई थी, और जो गन यूज करी गई थी वो 9 मिलीमीटर पिस्टल थी। इस गन में काफ़ी ज़्यादा रिकॉइल होता है, यानी ये गन गोली चलने पर पीछे की तरफ काफ़ी तेज़ धक्का मारती है। लेकिन जब जेनिफर की लाश मिली थी तो गन उसके हाथ में पकड़ी हुई थी। जेनिफर का अंगूठा गन के ट्रिगर पर उस वक्त भी मौजूद था, जबकि इस गन के रिकॉइल की वजह से गन उसके हाथ से छूट जानी चाहिए थी। और ये जो पकड़ होती है पीछे की तरफ, ये भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पकड़ होती है। इसके अलावा जेनिफर के हाथों पर गन पाउडर के निशान और खून के छींटे ना मिलना भी संदेह पैदा कर रहा था। ये बातें बता रही थी कि एक सेटअप था और जेनिफर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। लेकिन अब कत्ल वाली बात से सवाल ये पैदा हो रहा था कि अगर कत्ल किसी ने किया था तो बंद कमरे से बाहर कैसे निकला, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से डबल लॉक था। लेकिन सुसाइड को लेकर कुछ और भी सवाल थे कि जेनिफर के कपड़े और उसका ट्रॉली बैग कहाँ गया, उसके जूते कहाँ गए। इस कमरे में रुकने के दौरान 1 तारीख की सुबह से लेकर 2 तारीख की सुबह तक, यानी लगभग 24 घंटे तक जेनिफर कहाँ गई थी। और सबसे बड़ा जो सवाल था वो अभी भी बना हुआ था कि अगर इसके पास कोई आईडी या पासपोर्ट नहीं था तो एक 5 स्टार होटल में इसे कमरा मिल कैसे गया, वो भी बिना कोई एडवांस दिए और बिना कोई क्रेडिट कार्ड दिए। फिर जाने कहाँ से एक नई थ्योरी आई। इस थ्योरी के मुताबिक ये औरत किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी और एक जासूस थी जो किसी तरह की जासूसी करने के लिए इस होटल में रुकी हुई थी। या फिर ये कोई असैसिन यानी कत्ल करने वाली एजेंट हो सकती है, जिसका शायद कोई मिशन फेल हो गया था, इस वजह से इसकी एजेंसी ने खुद ही इसे मार दिया था। अब ये जो थ्योरी थी सीक्रेट एजेंट वाली, इसके पीछे मजबूत वजह थी। पहली वजह ये थी कि जो कपड़ों से टैग हटाए गए थे और जो गन से सीरियल नंबर को मिटाया गया था, तो सीक्रेट एजेंसीज के एजेंट ही आमतौर पर ऐसा काम किया करते हैं। और ये जो होटल था ओस्लो प्लाजा होटल, इस होटल में 1995 के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में तमाम सीक्रेट निगोशिएशंस किए जा रहे थे। जिस दौरान जेनिफर की मौत हुई उस दौरान भी इस होटल में कई तरह की सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी। जिन 24 घंटों के दौरान जेनिफर गायब रही थी उसके बारे में बताया जाता है कि ये या तो एजेंसी के किसी काम की वजह से बाहर गई होगी या फिर किसी सेफ प्लेस पर रही होगी, क्योंकि एजेंट्स का मिशन के दौरान एक दूसरा ठिकाना भी होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो उस जगह पर जाकर छुप सकें। जेनिफर के जो कपड़े मिले थे उनमें स्वेटर था, चमड़े और कपड़े की कई जैकेटें थी, ट्रेंच कोट थे, यानी कि अलग अलग तरह के कई कपड़े थे। और अलग अलग तरह के कपड़ों को सीक्रेट एजेंट प्रोफाइल बदलने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। जेनिफर फेयरगेट ने जो घड़ी बांध रखी थी उसका नाम सिटीजन एक्विलेंट वॉच था, और इस घड़ी की खास बात यह है कि इसे यूरोप के कई आर्मी यूनिट से इस्तेमाल करती हैं और ये घड़ी आर्मी के द्वारा इशू भी की जाती है। इटालियन नेवी, यूके की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट और दानिश फ्रॉगमैन कॉर्प्स यूनिट को भी ये घड़ी इशू की जाती है। ये जो घड़ी थी ये फैशनेबल घड़ी नहीं थी और जेनिफर के पहनावे से घड़ी मेल भी नहीं खाती थी।
इस घड़ी से भी जेनिफर की पहचान का सुराग लगाने की कोशिश करी गई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जहाँ ये घड़ी बनी थी वहाँ भी लोग गए, और एक जगह पर जहाँ इस घड़ी की बैटरी बदली गई थी वहाँ पर भी लोग गए, लेकिन दोनों जगहों से कुछ खास जानकारी पता नहीं चल पाई। अब रिपोर्टर्स को ये उम्मीद थी कि शायद वर्लेन से जेनिफर का कोई सुराग मिल जाए, जहाँ का पता इतने रजिस्ट्रेशन स्लिप पर लिखाया था। इन लोगों को लगता था कि वर्लेन से जेनिफर का ज़रूर कोई संबंध होना चाहिए। हो सकता है कि इसने कुछ महीने या कुछ साल यहाँ पर बिताए हों, या फिर हो सकता है कि इसका बचपन यहाँ पर गुजरा हो, क्योंकि पते की कुछ चीज़ें सही थी। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर गए वर्लेन में, इन्होंने कस्बे के तमाम लोगों को इसकी तस्वीर दिखाई, फिर भी कोई ऐसा इंसान सामने नहीं आ पाया जो इसे पहचान सकता। अब इस पते की व्याख्या ये सामने आती है कि सीक्रेट एजेंसी के ऑपरेटिव्स कुछ झूठे पते याद कर लिया करते हैं। कई बार वो किसी मरे हुए इंसान के नाम और पते का इस्तेमाल भी करते हैं। सन 2010 में जेनिफर की बॉडी को फिर से निकालकर डीएनए टेस्टिंग की गई, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं निकल पाया। तो रिपोर्टर्स का मानना था कि जेनिफर की जो पहचान पता नहीं चल पा रही है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि एक सीक्रेट सर्विस ऑपरेटिव थी, क्योंकि जेनिफर के कपड़े महंगे किस्म के थे और इसके दांतों का काम भी महंगे किस्म का था, इसलिए जाहिर है कि ज़रूर किसी अमीर परिवार से रही होगी। इसकी फ़ोटो तमाम अखबारों और मैगजीन्स में छपी थी, और आज के समय में इंटरनेट के ज़माने में एक साइट है जो अभी भी चल रही है, और उस साइट पर अभी भी इसकी पहचान पूछी जा रही है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान पता नहीं चल पाई है। इसका एक ही मतलब बनता है कि सीक्रेट एजेंसीज़ के कुछ लोग इस औरत के परिवार वालों से मिले होंगे, उनको बताया होगा कि देश के लिए इसकी जान गई है, वो एक हीरो है, और परिवार का एजेंसी ने ख्याल रखा होगा, व्यवस्था करी होगी, जैसा एजेंसीज आम तौर पर करती हैं। इसी वजह से जानने वाले लोग खामोश रहे और पहचान बाहर नहीं आ पाई। अब ये सारी बातें सीक्रेट एजेंट वाली थ्योरी के सपोर्ट में तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो इस थ्योरी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, और वो बात है दरवाज़ा खटखटाते ही गोली चलना। अब ये बात तो है कि अगर किसी और जासूस ने जेनिफर को मारा होगा तो डबल लॉक कमरे में घुसना और काम ख़त्म करने के बाद बाहर निकलते हुए कमरे को फिर से डबल लॉक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। लेकिन दरवाजे पर किसी के मौजूद रहते हुए कत्ल कर देना, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। कोई जासूस ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, उसके पकड़े जाने का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अब ये जो बात है दरवाज़ा खटखटाते ही गोली चलने वाली बात, ये बात फंस गई है, और ये बात इशारा करती है कि जेनिफर फेयरगेट का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि इसने सुसाइड किया था। लेकिन इसका भी एक जवाब है। अब ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जितनी भी जगह इस केस को पढ़ा है, जितने भी लोगों से सुना है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसे लिखने और इसे बताने वाले लोगों में से ज़्यादातर ने होटल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केस में होटल का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अजीब था। होटल में बिना किसी आईडी के जेनिफर फेयरगेट को कमरा दे दिया गया, और 3 तारीख को रिसेप्शनिस्ट को पता भी नहीं कि स्टे को बढ़ा दिया गया है। और होटल में अगर कमरे में रह रहे इंसान से बात करने के लिए किसी को भेजा जाता है तो या तो लॉबी बॉय को भेजा जाता है या फिर होटल का कोई स्टाफ जाता है, लेकिन इस मामले में सीधा सिक्योरिटी को ही कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया था। और सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, ये अजीब इत्तेफाक था कि तुरंत दरवाज़ा खटखटाते ही गोली चल गई। इसके अलावा होटल में, जैसा कि आप जानते हैं, कि सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद थे, लेकिन या तो होटल ने सीसीटीवी कैमरे चेक नहीं कराए या फिर पुलिस ने चेक नहीं किए। अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। और पुलिस ने जो भी जांच करी थी इस केस के बारे में, वो मात्र सुबह 5 बजे तक ही करी थी। पुलिस ने सुबह 5 बजे अपनी पूरी जांच खत्म करके कमरा होटल के लिए रिलीज कर दिया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये तो बताया गया था कि 3 तारीख को इस औरत की जान गई थी, और ऑटोप्सी रिपोर्ट के माध्यम से ये भी जाहिर है कि इसने 3 तारीख को ही खाना खाया था, जिस खाने को इसने पिछले दिन ऑर्डर किया था। अगर पुलिस के लोगों ने बचे हुए खाने को ठीक से चेक किया होता तो शायद उन्हें पता चल जाता कि इस खाने को कुछ घंटे पहले खाया गया था या फिर 24 घंटे से ज़्यादा पहले खाया गया था। और जो मिस्टर एफ था, जिससे होटल के लोगों ने सुबह ही पूछ लिया था कि एक औरत की लाश मिली है, क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो वो बात भी अजीब है। अब ऑटोप्सी रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था, ये तो कहा नहीं जा सकता,
लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि ऑटोप्सी में मरने का समय झूठ लिखा गया था, तो सबसे बड़ा संदेह होटल के ऊपर ही पैदा होता है और बात निकलती है कि इस औरत को 2 तारीख को ही कत्ल कर दिया गया था, लेकिन किन्हीं वजहों से होटल ने इस बात को छुपाए रखा। हो सकता है होटल का हर कर्मचारी इस बात को ना जानता रहा हो। जेनिफर ने खुद अपना स्टे नहीं बढ़ाया था, बल्कि स्टे बढ़ाने के बारे में होटल वालों की तरफ से झूठ बोला गया और एक झूठी कहानी बनाई गई कि सिक्योरिटी का आदमी वहाँ पर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाते ही गोली चलने की आवाज़ आई, जबकि हकीकत में इस औरत का कत्ल 1 दिन पहले ही हो चुका था। लेकिन खैर, होटल वालों ने झूठ बोला या नहीं, ऑटोप्सी सही थी या नहीं, इसका मर्डर हुआ था या फिर इसने सुसाइड किया था, ये सारे सवाल सही मायने में अभी तक बने हुए हैं और पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 4 लोगों के द्वारा इसे जिस कब्र में चुपचाप दफन कर दिया गया था, वो गुमनाम कब्र भी अब घास के नीचे दबकर गायब होने लगी है और इस औरत की पहचान भी इस तरह से खो गई है कि अब नहीं लगता शायद कभी पता चल पाएगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।